2 मिनट रुको। Should India have regional bench of the Supreme Court? Question mark. तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कि रीजनल बेंच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आयल से कि होने चाहिए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। अगर खाली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज की डेट में 80,000 से ज्यादा केसेस हैं जो आए ही नहीं है, मतलब जो डेट उनको मिली नहीं। इसके बाद हम नालसा के अंडर, डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 39A के अंदर बात करते हैं कि हर इंसान को जस्टिस टाइम पर मिलना चाहिए, और जो इकोनॉमिक डाउनट्रोडन लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए जस्टिस जो है वो बहुत आसान होना चाहिए। नालसा आया उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि नालसा की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बाद भी आप अपील करते हो दोबारा से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टॉप मोस्ट कोर्ट है वहां तक इंडिया के अंदर जो है जस्टिस की गुहार लगाई जाती है, तब जाकर मैटर शांत होता है। तो रीजनल बेंच आएगा तो उससे क्या होगा? रीजनल बेंच आने से एक्सेसिबिलिटी जस्टिस की बढ़ जाएगी, लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। दूसरा, रीजनल बेंच जब आएंगे तो लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम है जस्टिस के अंदर, अगर तमिलनाडु का कोई इंसान है, वो खेती करता है, लेकिन उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग गया है किसी कारण से। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो लैंग्वेज है वो प्योरली इंग्लिश है, आप हिंदी भी यूज नहीं कर सकते। जज भी जो कहेगा वो इंग्लिश में कहेगा, हिंदी में। जो प्रैक्टिशनर होगा, जो आपका लॉयर होगा, वो भी इंग्लिश में करेगा। तो तमिलनाडु के केस वाला जिसका केस है, उसको यही समझ नहीं आया कि जज ने क्या कहा और मेरी दलील क्या लगाई है वकीलों ने। तो रीजनल बेंच आने से ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर है ये कहीं ना कहीं टूटेगा, और जस्टिस जो है वो समझ आएगी। जो भारतीय 3 जो नए कानून आए हैं उनमें बात भी की गई है कि, और प्रेसिडेंट ने एक डिक्लेरेशन भी दी है कि अब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हिंदी में भी टैक्स रिटर्न छापो, और रीजनल बेंचेस का अगर कोई पिटीशन आती है तो उसके लिए रीजनल रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी उसको दो। तो लैंग्वेज दूसरा। इसके बाद ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर ही है, सारे वकीलों के बेंचेस यहाँ पर है, सारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो हायर कमिटीज होती हैं, जिनकी हमने बात की थी कि हाई कोर्ट के अंदर कमेटी होती है फ्री लीगल एड की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी होती है फ्री लीगल एड की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। वो भी कहीं बाहर होनी चाहिए थी ताकि कम से कम ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी तो ना होती। नॉर्मल केस भी आप सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में लगाओगे, पीआईएल भी आप सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में लगाओगे, और जो आपका फ्री लीगल एड है वो भी आप दिल्ली में लगाओगे। तो बाकी एरियाज जो है उनमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएशन आता है। इसके बाद जो वर्कलोड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो घट जाएगा, क्योंकि अभी अगर हमारे यहाँ 33+1 का प्रिंसिपल है, 33 जज +1 CGI, इनके ऊपर इतना वर्कलोड रहता है, और इसी वर्कलोड के कारण इन्हें 2 महीने छुट्टी पर भेजा जाता है। ये एकमात्र ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है कि आप मेंटल पीस लो। तो कहीं ना कहीं जब इनसे थोड़ा काम लिया जाएगा और रीजनल बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट के दिया जाएगा, तो इससे इनकी जो मेंटल बर्डन है वो कम होगा, वर्कलोड कम होगा, और अ, जो है एफिशिएंसी और ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट होगी। अगर आता है तो उसके बाद जो लोकल बार है, जैसे यूपी का अपना बार है, हरियाणा का अपना बार है, उसके बाद जो लीगल प्रोफेशनल है, रीजनल बेंच आने से सेंट्रलाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाएगा जुडिशरी के अंदर। अगर हम बात करें कि क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि स्पेशल कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर कहीं से भी मैटर उठा के ले लेती है। तो अगर रीजनल बेंच बनाया भी और दोबारा से इन्होंने मैटर वहां से उठा के ले लिया, तो फिर उस चीज का फायदा क्या? इसके बाद इसके लिए बजटरी आउटले चाहिए, पैसा चाहिए इतनी ज्यादा बनाने के लिए, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट तक नहीं बना सकते तो रीजनल बेंचेस बनाने के लिए तो आपको और ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? हाई कोर्ट के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ज्यादा सैलरीज है, अलाउंसेस ज्यादा है, पर्क्स ज्यादा है, पेंशन ज्यादा है। वो कैसे दोगे? अगर आप करते हो तो उनकी पेंशन का प्रावधान कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जो कि अगेन एक रिजिड प्रोविजन है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन सुप्रीम कोर्ट है उनको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब आप रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि हाँ उनको भी फाइनल इंटरप्रिटेशन की पावर है। लेकिन क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है जो रीजनल बेंचेस में जज बैठे हैं कि क्या वो इंटरप्रेट ढंग से कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो दोबारा से वो साइन करके दे देंगे कि हम अपील के लिए बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो दोबारा से जो है
काम बढ़ गया जजिस का। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दो चीजें इसके अलावा दिक्कत है, रीजनल बायसनेस बढ़ जाएगी। क्यों? जब रीजनल बेंचेस होगा तो जो वहां पर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वहां का जो लेजिस्लेचर है, उनके ऊपर आप जब अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो उसमें आपका बायसनेस होने के चांस रहते हैं। जब हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेशन लेवल, इवन ट्रिब्यूनल लेवल पर, तो बहुत ज्यादा रीजनल बायस और पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर रीजनल बेंचेस के ऊपर बढ़ेगा तो ये तो मतलब पूरी जुडिशरी के ऊपर एक खतरा क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं। मैं दोबारा कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, अलग अलग ऑफिस बनाने पड़ेंगे, डिजिटाइजेशन का भी करना पड़ेगा, डिजिटल पूरी कोर्ट बनानी पड़ेंगी। और ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन सुप्रीम कोर्ट है, उसकी सेंट्रल अथॉरिटी कहीं ना कहीं वीकन हो जाएगी। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर तो आप पूरा का पूरा सेटियोरारी और डिसीजन लगा सकते हो, लेकिन रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं और वहां पर जो जज बैठे हुए हैं, दोनों की पावर सेम ही है, क्योंकि जज तो सुप्रीम कोर्ट की ही है। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। और जो है इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा होगा जजेस की, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे रीजन है। तो अभी अगर हम बात करें कि क्या इसके ऊपर कंटेम्प्रेरी प्रोसीडिंग्स हुई है, तो लॉ कमीशन ने बोला है कि हाँ कर सकते हैं, प्रवेश ऐड पार्लियामेंट्री कर तो उसमें कर सकते हैं। कि क्या अपार्ट चीज? फ्रॉम दैट आपका जो भी पॉइंट था ना कि कैसे हम्म। कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कत हम्म। आएगा, तो एक और एक दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि जजेस का नंबर तो सेम ही रहेगा ना, 31 33। आप रीजनल बेंच बैठाओ है ना बैठाओ, 33 रहने वाला है। तो अगर पेंडेंसी ऑफ केस को कम करना है तो 33 से 51 करना चाहिए, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो रीजनल बेंच में कोई और मायने नहीं। पेंडेंसी ऑफ केसेस में, हाँ, एक पॉइंट ये भी है ना, पेंडेंसी ऑफ केसेस 85% जो केसेस पेंडिंग वो तो लोअर जुडिशरी में है, तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस भी बन गई तो क्या गारंटी कि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जाएगी। वो मानसी, क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट बात हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नहीं, अगर मैं हाँ, उसका भी सुप्रीम आंसर कोर्ट देता हूँ, रीजनल बेंचेस है ना। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाए, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी 80,000 मामले जो पेंडिंग है, वो जल्दी हो सकते हैं सॉर्ट आउट। और 80,000 दूसरा, है ना, लेकिन अगर कंपेयर हाँ करें मैं 85% केसेस तो लोअर परसेंट पे जुडिशरी आ के रहा हूँ, हैं। मैं परसेंट पे आ रहा हूँ। जो 85% पेंडेंसी है, जब सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस होंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हो, मोरल सुएशन भी आएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का रीजनल बेंच उनके सर पर बैठा हुआ है, काम करो भाई, अगर तुमसे नहीं सॉर्ट रहा तो मुझे तो मैटर। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न, इससे तो हम कहीं ना कहीं पेंडेंसी घटेगी, पेंडेंसी तो घटेगी। लेकिन दिक्कत, और जो ओशिक ने बोला कि 33 जजेज हैं, जब रीजनल बेंचेस बनेंगे ओशिक, तो 33 जजेज मैंडेटरी नहीं है। पहले तो 3 थे, फिर 15 आए, फिर 33 हुए, बढ़ने को ये 100 भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स सोलली इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ नहीं, मुझे यहाँ पे बढ़ाना ओवरऑल पड़ेगा ये ना बोलते हैं पूरा। कि हाँ, मतलब तो फिजिकली रीजनल बेंचेस को क्रिएट करना, वी कैन टॉक अबाउट कि एफिशिएंसी जुडिशरी की कैसे इंक्रीज हो सकती है, जैसे ई कोर्ट्स की हम बात करते हैं, वर्चुअल वो आ कोर्ट्स, रहे थे मानसी या वो इसमें कि अपार्ट एडीआर। फ्रॉम दैट की सोल्यूशन क्या है। तो पहला जो हाइब्रिड हियरिंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है रीजनल बेंच से। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिकल हियरिंग सही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होता है कि आंख के सामने से आप देखते हो और कोर्ट में रहते हो। लेकिन आप ओपन कोर्ट सिस्टम या साथ ही साथ फिर ई कोर्ट हियरिंग, जैसे मानसी ने कहा, वर्चुअल कोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड, जो लॉ कमीशन ने कहा था 95th और 2029 रिपोर्ट में कि परमानेंट एपेलेट कोर्ट शुड बी established along with several court of cassation should be established, यूएस के ऐसा, जहां पर सीनियर मोस्ट जज फ्रॉम द कैसेशन कोर्ट को यूज करेंगे पर। तो ये बता दो प्रवेश, परमानेंट एपेलेट कोर्ट जो बाकी सब मैटर्स पर डील करें, और सुप्रीम कोर्ट है वो दे विल, ऐसे यूएस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ओनली डील्स विद द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट, बाकी जो और हाँ, भी वहां पर चीज है। पब्लिक प्रेसिडेंट के हाँ पास जाती है। हाँ, और वहां पर जो भी चीज होता है दैट इज गिवन टू द फेडरल कोर्ट। इंडिया में होता है कि सुप्रीम कोर्ट सब में बात, वो जलीकट्टू से भी बात करेंगे, उसमें बात करेंगे, मटका हंडी कितना हाइट होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो इससे भी बढ़ता है पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो हो सकता है ना सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही क्रिएट कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बताइए आप। ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको सैंक्शन किया हुआ है कि आप 4 या 5 तरीके से अपील ले सकते हो, जिसकी हमने बात देखी। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील लो, क्रिमिनल अपील लो, सिविल अपील लो, स्पेशल लीव अपील लो। तो वो तो उनको पहले से सैंक्शन है। तो ऐसा नहीं वो कर सकते कि जो, तो इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? हम यहाँ फेडरल कोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम फेडरल कोर्ट यहाँ बनी ये बनाएंगे, बात नहीं कर रहे, अब परमानेंट एपेलेट कोर्ट
कोर्ट जो लॉ कमीशन का रिकमेंड था उस पर बात कर रहे हैं। परमानेंट अपील कोर्ट का मतलब सिर्फ यही है, जैसे आप टैक्सेशन के मैटर होते हैं, तो अभी क्या होता है, इनकम टैक्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनका अपना एक डिवीजन होता है, वहां पर केस लड़े जाते हैं। उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है। उसके ऊपर जो है आपकी अपील बॉडी होती है, इनकम टैक्स अपील अथॉरिटी। जीएसटी के अंदर भी अपील मैकेनिज्म की अपील अथॉरिटी है। तो ये बात हो रही है कि हर जो कानून है उसकी अपनी एक अपील अथॉरिटी होनी चाहिए, और फाइनल अपील फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए, ताकि अगर जो अपील की पावर है डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, अपील के मामले इतने बढ़ जाते हैं तो पेंडेंसी बढ़ती है। हर मैटर का अपना अलग अपील सिस्टम बनाओ, जीएसटी का अपना अलग बनाओ, इनकम टैक्स का अलग बनाओ, क्रिमिनल केसेस का अपना अलग बनाओ, सिविल का अपना अलग बनाओ, और फाइनली जब कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाओ। ठीक। अग्निपथ स्कीम, इट वाज शॉर्ट सर्विस 3 इयर्स के लिए किया था इसमें। तो इसमें बात हो रहा है कि द कंडीशनिंग ऑफ द अग्निवीर दैट मेरिट attention, the scheme run a short service manpower, 75% of the recruited soldier will leave service in 4 years, only 25 will be included into for the longer run। तो उसमें क्वेश्चन उठता है कि बाय द वेटरन कम्युनिटी कि जो जाएंगे वापस, हो सकता है उनको ट्रेन मिला होगा, हर चीज में ट्रेनिंग हो, तो हो सकता है कि अगर जॉब क्राइसिस होगा तो वो बाकी जगह में जा सकते हैं। दैट विल बी डिटरमिन टू द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि जॉब ट्रेनिंग मिला है, गन्स का ट्रेनिंग मिला है, बाकी सब मिला है। दूसरा बोला जाता है कि जो इंडियन आर्मी है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्मी यूज नहीं करते हैं, इट इज ओनली फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस है। चैलेंजेस के अग्निवीर में कि जो मेरिट सिस्टम है, कि उनका जो स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ कंडक्ट या फिर उनका जो डेली एक्सरसाइज रूटीन, क्या वो सेम है जो बाकी जवान के होते हैं। तो इसमें वो क्वेश्चन उठता है। ओवरऑल साइकोलॉजिकल एसिमिलेशन अग्निवीर यूनिट फैब्रिक, अग्निवीर जब काम करेंगे लोग जो यूनिट के अंदर में, जो लोग ऑलरेडी बाकी सब लॉन्ग सर्विस के लिए आते हैं, तो देर इज अ स्मॉल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि वो जो शॉर्ट सर्विस के लिए आते हैं उनका डिफरेंट है, उनका स्टेटस डिफरेंट है। लेकिन उनका जरूरत कहाँ कहाँ पे है। पहली बात है कि इंडिया का जो बैटलफील्ड है इट इज इवॉल्विंग, साइबर सिक्योरिटी से लेकर के आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड कमांड, नॉर्थ ईस्ट में बात होता है, तो हर बैटलफील्ड चेंज होते आ रहा है। तो वी नीड मोर एंड मोर यंगर पर्सन इनटू आवर ट्रूप्स। टेक्नोलॉजी बेस्ड काउंटर मेजर यूज कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं लॉजिस्टिक मैकेनिज्म में, ट्रकिंग सिस्टम या फिर फूड फर्टिलाइजर जो पहुंचाना होता है इन अ वेरी हिली टेरेन, वहां इसको यूज कर सकते हैं। और जो जवान होंगे उनको बैटलफील्ड में यूज कर सकते हैं, इसलिए अग्रीमेंट को किया गया। अब है कि ऑन एन एवरेज स्पेसिफिक दिया हुआ कि अनडिजायरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट अमंग द लॉट ऑफ स्टे बैक साइकोलॉजी। तो इसमें लास्ट में बोला है टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेथोलॉजी यूज बाय द सिलेक्शन ऑफिसर इन मिलिट्री, अग्निवीर के लिए। तो आई विल जस्ट से दैट अग्निवीर को कोहेसिव बनाने के लिए ट्रूप्स के अंदर में स्पिरिट डे कॉप्स जो कॉमरेड वाला फीलिंग आने के लिए आपको इसमें काम करना पड़ेगा, डिफेंस फोर्सेस को भी। और दूसरा चीज है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उसका लॉजिस्टिक और साइबर सिक्योरिटी बाकी से में दिया जा सकता है, ताकि वो फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके या फिर दूसरे जगह से वो हेल्प कर सकते हैं। उनका उनका रिक्रूटमेंट फिर जो पुलिस रिजर्व बटालियन होते हैं हर एक स्टेट के अंदर उन पे किया जा सकता है, बीट पुलिसिंग में किया जा सकता है, सब इंस्पेक्टर लेवल में भी किया जा सकता है जो एएसए का एग्जाम होता है। होम गार्ड में भी उनको इंक्लूड किया जा सकता है आफ्टर 2 to 3 years। कोस्टल नेवी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उनको, एनडीआरएफ में भी उनको रोल की प्ले किया जाता है। तो ओवरऑल अग्निवीर जो होंगे, it should be not only for the defense purposes, it should be a model for the training for all the areas of national security and concern, हर फील्ड में, राइट फ्रॉम रिलीफ मेजर, डिजास्टर, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम एक्सेट्रा। तो तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे।
इंपॉर्टेंट कीवर्ड बस देखिए कि एक ही इसमें साइकोलॉजी की शुड बी यूज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जस्ट लाइक फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स। लाइफ ऑफ कॉमरेड वुमेन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए उसमें। दूसरा कि अग्निवीर उनका थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है इन द यूनिट, क्योंकि वो शॉर्ट सर्विस के लिए 3 साल के लिए आया है। इसका लेवल कम है मेरे से, कि मेरिट डिफरेंट है, पढ़ाई का नॉलेज डिफरेंट है, सब चीज़ वैसे ही है जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है। अगर हम देखें इसके बारे में तो बट स्कीम के हाँ अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। मतलब अगर पॉजिटिविटी इसके अंदर ढूंढे तो वो एक ही है, और वो ये है कि ये पूरे सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड को जनरेट करने की बात करता है। यानी हाँ आप जिंदगी प्रवेश में कुछ सर भी एक करो। और नहीं एक प्रॉब्लम और नहीं है, सोसाइटल सर अगर इम्पैक्ट ये हो ढंग से सकता है टैप ना। किए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप बोले ना, क्योंकि आप जो वहां से रिटायर हो रहे हैं 23-24 ईयर्स में, वो जो जो जा रहा है अग्निवीर में, वो अधिकतर सब बहुत अ, मतलब कि रूरल एरिया से जाते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, उनके उनका रोल ज्यादा होता है अग्निवीर में। बाकी सब तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो अग्निवीर में जो जा रहे हैं उनको अगर 20-24 ईयर्स में पैसा मिल जाएगा, वो जॉब अपना क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप इसको रोल जो पुलिस डिजास्टर में, एनडीआरएफ में, पुलिस में, बीट पुलिसिंग, सब में डाल सकते हैं। तो उससे फिर तो ओवरऑल डिसिप्लिन फोर्स देखते हैं ना, कि जॉब ट्रेनिंग में गन चलाना नहीं आता है, या फिर फिट नहीं रहते हैं कुछ कुछ पुलिस में, तो वो सब का क्राइसिस नहीं होगा फिर। तो वहां पर इनको और ओवरऑल एक और बेनिफिट ये भी हो सकता है सोसाइटल लेवल पे कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, उस मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। हम्म, हाँ बोल सकते हैं। Surrogacy rules changed to allow donor gamete for couples with medical issue. Egg or spawn of a donor in case of medical condition of intending couple necessity accordingly. MKRH रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जो रेयर डिजीज का जब बात करते हैं तो MRKH रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 इनैक्ट हुआ था, इनैक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें मतलब MRKH है, अगर इसे फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होता है तो आप सेरोगेसी कर सकते हो इसको। रूल में बताया कि विडो वुमेन डिवोर्स के लिए नहीं, नॉट एप्लीकेबल। डिवोर्स और डिवोर्स और विडोड वुमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं। अच्छा ठीक है। इन अ टफ वर्ल्ड बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रैटेजिक टाइज। इंडिया यूके अगर बोला जाए पहला, तो पहली बात अगर अगर बोल सकते हैं तो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक है उसमें यूके का भी रोल है कहीं ना कहीं। ओवरऑल यूके जो है नॉर्मेटिव पावर में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ईयू में भी और यूएस में भी। तो इंडिया यूके का रोल में डिफेंस में भी बोल सकते हैं। फिर इकोनॉमिक हो गया, ई वीजा प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हो गया, कल्चर एक्सचेंज हो गया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और स्पेसिफिक और ऐड करना प्रवेश। नहीं, इसमें अगर बात करेंगे तो छह ये सात तो एरिया हैं। हिस्टोरिकल टाइज है तो उसमें आता है कॉमनवेल्थ रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में। कॉमनवेल्थ, हाँ उसके एजुकेशन अलावा। हाँ। हम्म। एजुकेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड एक्सचेंज और समर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं इनके। हेल्थ में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ के जो है वहां पर जाके इलाज करवाते हैं, तो जीवीपी हेल्थ आई है हेल्थ टूरिज्म में। बढ़ता है। हम्म। उसके बाद डायस्पोरा की बात करें तो बहुत सारा डायस्पोरा इंडिया का वहां रहता है। और फिर बायलेटरल ट्रेड है आपस का, BTI है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। डिफेंस कोऑपरेशन है अलग अलग चीज़ों में, स्पेशली इन द मिलिट्री, आर्मी के बीच में इनका है। कल्चरल एक्सचेंज होता है, उसमें ASI का रोल है। और तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। और रूरल प्राइवेट सेक्टर्स इन यूके इकोनॉमी, ये आया है टाटा। हम्म। टाटा का रोल, लैंड रोवर टाटा। फिर जिंदल स्टील का भी रोल है, फिर आसर मित्तल, उनका भी ये रोल है यूके में। फिर यूके में एक रोल है भारती एयरटेल, और एक वन वेब, जो बात है स्टारलिंक जैसा
सैटेलाइट कम्युनिकेशन बात होता है, तो उसमें यूके का भी। OneWeb भारती एयरटेल का ही है। हाँ, यूके के साथ एक और कंपनी है उसमें। फिर डिफेंस पार्टनरशिप में प्रोपोर्शनल सिस्टम, वेपन्स, जेट इंजन। यूके इज वन ऑफ द 4 country दैट हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप जेट इंजन। उसमें बात कर सकते हैं ऑकस, यूके। न्यूक्लियर सबमरीन लेकिन के पास है, पहले न्यूक्लियर सी हॉक, एयरक्राफ्ट भी है। जो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स है वो भी यूके से है। सी हॉक हेलीकॉप्टर यूके। तो प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या है कि यूके में पहली बात है कि चैलेंजेस, ब्रेग्जिट के बाद इंडिया हैज टू डील विथ यूके डायरेक्टली। वहां पर उनके पास हाई टैरिफ इम्पोज करते हैं इंडियन स्टील और बाकी से प्रोडक्ट के लिए। दूसरा बोलते हैं वीजा इशू बिटवीन द कंट्रीज। तीसरा होता है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री नॉर्मल चैलेंजेस होता है, वो भी है। आईपीआर इशू, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड इश्यूज। और फिर यूके और यूएस का जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक, इट इज स्लाइटली एंटी चाइना, जो इंडिया बात नहीं करता है। इंडिया कंसिडर चाइना एज इट्स नेबर, और नेबर कैनॉट बी रिप्लेस्ड। तो इंडिया टॉक्स अबाउट फ्रूटफुल डिस्कशन डिबेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पर भी है। और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी यूके से ही है ना? अपाचे अपाचे। यूएस। अच्छा, इसमें तो यहाँ पे ब्रिटिश लिखा हुआ है। अपाचे ब्रिटिश। चिनूक है ना यूएस तो। अमेरिकन वो भी ट्विन वहीं से। यूके यूएस। अपाचे, बोइंग नहीं होना। हम्म। सीएजी फ्लैग्स फॉल्ट इन रोल आउट इन पीएम आवास योजना एमपी, रोल ऑफ सीएजी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, डुप्लीकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, डिलीशन। ओनली 33% of beneficiaries provided funds on time, according to the CAG. तो सीएजी से अगर बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका आर्टिकल 48, कॉन्स्टिट्यूशन में वन आर्टिकल फोर्टी 140 है। वन 148। 148 टू 151। हाँ 148 के 140। अंदर कैग का ऑफिस, 149 के अंदर उनका काम, 150 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनको क्या डिवोल्यूशन करते हैं, 150 के 1 के अंदर वो डिसाइड, जो उनकी रिपोर्ट हो सबमिशन की बात है, किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट होगी और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगी। हम्म। और एक तरह से रिकमेंड भी करते हैं उनको, कंसल्टिंग से हायर भी किया जाता है बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। हाँ, बात कर सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के एक्ट एज फिलोसफर, फ्रेंड एंड गाइड। सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम प्लान इम्पैक्ट स्टूडेंट, ओपन बुक लर्निंग। ओपन बुक बनने से फायदा क्या है? पहली बात है कि फॉर्मूला रट से नहीं, रट रॉट लर्निंग को कम करने के लिए किया जा रहा है। पहली बात है क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कैसे होना चाहिए, उसी के लिए ओपन बुक लर्निंग सही है। दूसरा चीज, इट विल मेक स्टूडेंट लाइटर, इट विल रिड्यूस द यूज ऑफ ब्रेन, इट विल इंक्रीज द यूज ऑफ माइंड, माइंड का यूज ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, रॉ रादर देन रॉट लर्निंग विच इज द वर्स्ट, क्रिएट्स फियर। लेकिन मौशिक यहाँ पे तो ऐसा लगता है ना, ओपन बुक एग्जाम जो होता है कॉपी पेस्ट करना होता है आपको बुक से, तो आपका एक्चुअली में जो लर्निंग बेस्ड आउटकम जरूरी बोलते नहीं हैं है वो ओपन बुक बेनिफिट में वो तो कॉपी कम पेस्ट हो रहा करना है है, वो मतलब क्योंकि कैसे होगा मानसी? क्योंकि क्वालिटी ओपन बुक ऑफ। क्योंकि मतलब अपने अगर एग्जाम बुक में, दे दी आपको अपने तो क्या कॉलेज में प्रॉब्लम? ओपन बुक होता था बहुत जगह पे, मतलब 4 5 हाँ ग्रेड में 3 में ओपन बुक होता था, फॉर्मूला दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, आप अप्लाई करिए कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये भी तरीका होता है। एक हिस्ट्री में ओपन बुक है हाँ या ज्योग्राफी में, तो हो सकता है ना कि डिफाइन, तो डिफाइन वाला तो नहीं होगा, क्रिटिकली एनालाइज, ये ओपन बुक में है, तो आप कैसे करोगे? वही लिख नहीं, दोगे। ओपन बुक एग्जाम का औशिक सिंपल सा मतलब यही होता है, बुक दे दी आपको, उसके अंदर चीजें भी लिखी हैं, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करोगे, जो आपने बोला हाँ, सिर्फ वही होता है बोले ना उसमें। कि फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दिया हुआ है, और उसे उसके बारे में दिया है बुक के अंदर में, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि वाई हाउ इट हैड इम्पैक्टेड द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ओपन बुक करने से क्या फायदा हुआ फिर? हाँ और सोचना ठीक है पड़ेगा फिर। खुद से, अप्लाई अप्लाई तो करना हम्म। पड़ेगा। तो वैसे भी तो हो हाँ, सकता बेसिक इंफॉर्मेशन सामने है। हाँ, फिर उसको अप्लाई करना है। है। अब 1945 याद नहीं करना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफिक नॉर्मंडी कब हुआ 1941 में, तो वो याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अप्लाई तो करना पड़ेगा खुद से। वन शुड ऑलवेज प्ले फेयरली व्हेन
one has all the one has the winning card. मतलब बोल सकते हैं कि इफ वन हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी तो वन हैज टू ऑलवेज प्ले फेयरली. फॉर एग्जांपल आज के हिसाब से देखा यूएस. यूएस पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री, इकोनॉमिकली, कल्चरली उनका हेजेमनिक पावर है, सुपर पावर है. अब वो अगर फेयरली प्ले नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि कोई नया नेक्स्ट पावर जो आएंगे दे विल यूज द सेम प्रिंसिपल ऑन देम. फॉर एग्जांपल चाइना. अब यूएस ने बहुत बार वायलेट किया, यूएनएससी मैंडेट वायलेट किया, खुद से यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग किया इन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन. तो कहीं ना कहीं जो लोग के अंदर में एक क्रेडिबिलिटी है विथ ऑफ द यूएस वो डिक्रीज हुआ. और इसका अगर बात की ऑलवेज प्ले फेयरली, इंडिया इसी सीखता है. इंडिया का जो राइज हो रहा है इसलिए वो हमेशा प्ले करता है फेयरली, इसलिए बात करता है ग्लोबल साउथ का कॉपरेशन, नॉट ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन. वो हमेशा गरीब के बारे में बात करते हैं, छोटे कंट्री के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं. उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर रिस्पॉन्सिबल पावर बनना है तो यू हैव टू प्ले फेयरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. और सेम अगर बात किया जाए तो एमएस धोनी का एग्जांपल ले सकते हैं रूल्स के साथ. सचिन तेंदुलकर एग्जांपल ले सकते हैं कि वो आउट भी हुए थे, लेकिन एक बार जब आउट हुए थे तो वो खुद चले गए थे, जरूरत नहीं पड़ा थर्ड एम्पायर का. तो जो विनिंग कार्ड आपके पास है, आप फेयरली खेलते हैं तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, सोसाइटी में इंटरेस्ट बढ़ता है. और ऐड करना है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. Self realization is a goal of life because in that there is no sorrow. Once you have discovered that you are the infinite, imperishable, eternal reality, you are liberated from all sorrows. There is only permanent bliss. Isn't that everyone's goal? स्वामी चिदानंद. चिदानंद. चिदानंद मतलब आनंद, हमेशा से रहे जो. तो सेल्फ रियलाइजेशन तो ये डीप थिंकिंग है, डायरेक्टली वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट से आता ही है, आत्मा भ्रमण का. तो बोल सकते हैं इसमें कि गोल ऑफ लाइफ शुड बी एट वेरी पीस, काम, सेरेनिटी. माइंड के लेवल जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो माइंड के लेवल रहना चाहिए. लेकिन जो डीप थिंकिंग है वो तभी डेवलप हो सकता है जब आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें हर एक चीज़ को. दैट यू आर इन्फानाइट, इम्पेरिसेबल, एटर्नल रियलिटी. यू मतलब बॉडी नहीं, यू मतलब आत्मा. तो ये थोड़ा इट इज डिफरेंट. गेज बाबा पुण्यतिथि who taught the importance of cleanliness, simplicity, society. इंस्पिरेशन हुआ, उनका रोल क्या रहा है. He said, तीर्थी ढोंडपानी देव रोकता सजनी, don't believe in miracles. His sermon impressed the people. He told them not to steal, normative, not to indulge in addiction, not to kill animals in name of God, normative, not to follow caste discrimination, intouchability. He is from Maharashtra, social reformer. Gage Baba gave the idea that God name should not be given. क्यों नहीं? क्योंकि जानते थे कि अगर गॉड नेम जैसी बोलेंगे तो नाम से जाति, उनका कास्ट, उनका रिलीजन, हर चीज आएगा और इट विल क्रिएट अ डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सोसाइटी कि वो मेरे है. हर कोई चाहता है कि मेरे से एसोसिएट किया जाए. इसलिए इसलिए सर्विस टू द पीपल, सर्विस टू सोसाइटी इज द हाईएस्ट सुप्रीम फॉर्म ऑफ सर्विस टू द गॉड. तो क्लीननेस का बात किए तो coming to next, UP in emerging sports capital. Sports capital. Kal we have discussed, yesterday we have discussed detail regarding the sports facility, role of SAI to promote the grassroots level sports centers. Women को कैसे इंटीग्रेट करे, कैसे जो लोग खेल रहे हैं उनको जॉब्स कैसे दिया जाए, अपार्ट फ्रॉम ओलंपिक जीत के आए वापस फिर जॉब कैसे क्रिएट किया. स्पोर्ट्स अथॉरिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, खेलो इंडिया, फिट भारत, MyGov.in, सब डिटेल में कल किए थे. 5 मिनट्स डिस्कशन था. उसके साथ साथ बाकी अकल अलग अलग अवेयरनेस स्कीम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स, सांसद खेल प्रतियोगिता स्मॉल, फिर खेलो इंडिया यूथ वर्ल्ड गेम. और दूसरा चीज में क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एकलव्य स्पोर्ट्स फंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी सस्टेनमेंट प्लेयर ड्यूरिंग, एकलव्य स्पोर्ट्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द यूपी प्लेयर एंड स्पोर्ट्समैन. ये इंडिया में भी कर सकते हैं. उनको चोट लग गया,
तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? वो खेले हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेले, स्टेट लेवल खेले, नेशनल लेवल खेले, तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए आयुष्मान भारत में। अच्छा एग्जाम्पल। फिर जो नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, अब उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो कैसे कैसे तो इनकी जो ओलंपिक भी जीते हैं उनको यूनिवर्सिटी में कोच बनाया जाए। और जो नेशनल जीते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल में कोच बनाया जाए, पीटी टीचर, कोच, पीटी सेशन। हरमनप्रीत, वी वांट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड बी इन द मोमेंट। इसका मीनिंग हुआ कि आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी चीज है उसको वो सिंपल रहना है और उसी समय रहना है, कुछ आगे सोचना नहीं है। खेलते समय ध्यान देना है, उसी में खेलना है, और ज्यादा आगे का नहीं सोचना, एज वी डिड लास्ट ईयर। Annabelle has matured on and off pitch in last year to become an extremely valuable team. No. Judging player on the basis of age needs to go from the game, says Nair. Rohit Bopanna, he has broken the glass ceiling कि 44 ईयर्स में भी आप नहीं जीत सकते, वो जीते। तो एज फैक्टर रोल प्ले करता है फिजिकल हेल्थ में। आपका बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होता है 25-29 ईयर्स के बाद से, स्लोली। और वियर एंड टियर आउट, जो मसल्स टेंडन सब सबका होता है, टेक्स टाइम टू हील। रादर देन 18 ईयर्स 19 ईयर्स में से जो चोट लगता था तो जल्दी हील होते थे, बाद में कम होता है। तो देर इज अ फिजिकल लिमिटेशन ऑन हेल्थ, बट एज शुड नॉट बिकम फैक्टर। अगर आप फिट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिट, मेसी फिट, विराट कोहली भी अगर खेलते रहेंगे तो भी फिट है, तो वैसे ही रोहित बोपन्ना में जीता। तो एज के मैटर पर आप जज नहीं करना चाहिए बिल्कुल। Okay, thank you everyone. We will take up next set of newspaper articles for discussion and debate due to Nuan Sarkari.